नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर का महीना भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय धाक की एक वानगी है, क्योंकि इसी महीने में भारत को दो वैश्विक निकायों G20 व UNSC की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। भारत ने कहा है कि G20 की इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम अर्थात दुनिया एक परिवार है की दृष्टि से संचालित है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC की इसकी अध्यक्षता आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग तथा बहुपक्षवाद में सुधार को प्राथमिकता देना है। इन दोनों सुधारों का भारत लंबे समय से वकालत कर रहा है। अभी हाल ही में भारत ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की भी मेजबानी की है और UNSC की संरचना में बदलाव की वकालत भारत पुरजोर तरीके से करता है। भारत का मानना है कि UNSC का विस्तार करके उसे भी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और भारत की यह मांग जायज भी है दोस्तों, क्योंकि भारत जब संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था तथा जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता इन पैमानों पर भारत एकदम फिट बैठता है और UN की पीस कीपिंग फोर्स में सर्वाधिक भारत के ही सैनिक कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो UNSC में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी नजरअंदाज किया जाता है, जैसे अफ्रीका से कोई भी देश इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। इन सभी मुद्दों को भारत अपनी अध्यक्षता में जोर शोर से उठाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस डिस्कशन की विषय वस्तु को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि UNSC क्या है और उसका जो अध्यक्ष राष्ट्र होता है उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या शक्तियां हैं उसके पास, और फिर इसके बाद हम जानेंगे कि UNSC के अध्यक्ष देश का चुनाव कैसे होता है और परिषद अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि G20 क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, और अंत में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का क्या एजेंडा है, भारत अपने किन किन एजेंडों को आगे बढ़ाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं UNSC और उसके अध्यक्ष राष्ट्र की भूमिकाएं और शक्तियों के बारे में। तो UN के 6 अंगों में सबसे शक्तिशाली निकाय है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना भी शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है, यानी यही एकमात्र ऐसा सिस्टम है, ऐसी बॉडी है जिसके प्रस्ताव सभी देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं और सभी अंगों में ऐसी बातें नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। अस्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं होता है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। अब आइए जानते हैं कि परिषद अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें UNSC हैंडबुक के अकॉर्डिंग, परिषद अध्यक्ष सुरक्षा परिषद की बैठकें आयोजित करने, अंतिम एजेंडा को मंजूरी देने और बैठकों के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा कई सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रेसिडेंसी के पहले कार्य दिवस पर परिषद के अध्यक्ष मसौदा कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक नाश्ता करते हैं, जिसमें सभी परिषद सदस्यों के अस्थायी प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। POW प्रोग्राम ऑफ वर्क, जिसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये प्राथमिकताओं का एक कैलेंडर होता है जिसे अध्यक्ष राष्ट्र अपने कार्यकाल के दौरान काम करता है और इसे नाश्ते के तुरंत बाद अपनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि UNSC के अध्यक्ष देश का चुनाव कैसे होता है। UNSC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अस्थायी और अस्थायी सदस्य अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इससे पहले अगस्त 2021 में भी भारत अध्यक्ष पद पर रह चुका है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को भी कायम करना होता है। अब आइए जानते हैं कि परिषद अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। इस महीने भारत के POW में सीरिया, लीबिया, मध्य पूर्व, कोलंबिया, दक्षिण सूडान और कांगो सहित अन्य देशों में वैश्विक विकास पर ब्रीफिंग, परामर्श और रिपोर्ट शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 प्रमुख कार्यक्रम निर्धारित हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव, सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नए अभिविन्यास पर एक बहस होगी और आतंकवादी कृत्यों के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और इसे अपनाने में क्या क्या चुनौतियां हैं और इससे कैसे निपटा जाए, अर्थात आगे का क्या रास्ता होगा, इन सब चीजों पर चर्चाएं की जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इन हस्ताक्षर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में देश की अस्थायी प्रतिनिधि श्रीमती रुचिरा कंबोज जी ने कहा है, रुचिरा कंबोज जी इस महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेंगी। अब आइए जानते हैं G20 क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चाएं करते हैं। इसका गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। वर्ष 2008 में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा जब इसने एक संयमित अर्थव्यवस्था के कारण जो वैश्विक आतंक मचा हुआ था, ग्लोबल पैनिक मची हुई थी, उसको कम करने में और आर्थिक विकास को बहाल करने में इसकी एक जबरदस्त भूमिका रही थी। इसने अपनी मदद की थी। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 20 देश शामिल हैं। MEA इंडिया के एक दस्तावेज के अनुसार इन देशों में वर्तमान में वैश्विक GDP का 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा है। दोस्तों अब आइए इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। G20 का गठन सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार, वैश्विक वित्तीय संकट को टालने के उपाय, सदस्य देशों के आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है। इस संगठन का घोषित लक्ष्य विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाना और दुनिया के आर्थिक मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करना है। G20 का नेतृत्व प्रतिवर्ष राष्ट्रों के बीच रोटेट होता रहता है, एक चक्रीय क्रम में घूमता रहता है। अध्यक्ष राष्ट्र हर वर्ष आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन का एजेंडा निर्धारित करते हैं। गैर सदस्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन WTO G20 की कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेते हैं। अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया ट्रायोका द्वारा निर्धारित होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रायोका क्या है, तो G20 ट्रायोका का मतलब ये होता है दोस्तों कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया को ही ट्रायोका कहा जाता है। अभी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ये मिलकर ट्रायोका का निर्माण करते हैं। अब आइए जानते हैं कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का एजेंडा क्या है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति श्रीमान जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर इस साल 16 नवंबर को बाली में जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, उसमें भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। आपने वो आइकॉनिक फोटो देखी होगी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई लोग एक हथौड़ा मोदी जी को थमा रहे हैं और एक फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें बाइडेन साहब मोदी जी को सैल्यूट मारते हुए नजर आ रहे थे। खैर, भारत द्वारा ग्रहण की गई साल भर की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब दुनिया महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए अनिश्चितताओं से जूझ रही है। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन ज्यादा है, एक तरफ आर्थिक मंदी का भी माहौल बन रहा है। तो ऐसे में जब भारत को ये एजेंडा सौंपा गया है, ऐसी अध्यक्षता सौंपी गई है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं और चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे भारत को भी रूबरू होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी की चुनौतियों को हल करने के प्रदेश की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला हुआ है। अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक भी प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई थी और उन्होंने सभी से एकजुट होने का आह्वान भी किया था। इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये ऐतिहासिक चीजें अपने आप में हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति की अराजनीतिकरण करने के लिए काम करेगा। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान वैक्सीन को लेकर बहुत सारी राजनीति खेली गई थी, पेटेंट वगैरह का मसला था। फिलहाल मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूँ। जो नामी गिरामी कंपनियां हैं वो फ्री में सेवा देने के लिए तत्पर नहीं थी।
कि किसी दूसरे देश की कंपनी उनका फार्मूला लेकर वही दवा अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर ले। तो ये मामला होता है साथियों। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। जो देश कम विकसित हैं या विकासशील हैं उनके लिए इस मामले में छूट प्रदान कर दी जानी चाहिए। तो भारत का एजेंडा यही है कि इस तरीके की परिस्थितियों में भी राजनीति ना की जाए, उसका अराजनीतिकरण किया जाए। जयशंकर साहब ने वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में अपनी स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देश जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय और सतत विकास पर सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मॉरिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड और स्पेन को अतिथि राष्ट्र के तौर पर भी आमंत्रित किया है। 2023 में भारत 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करेगा, जिसमें अधिकारी, नागरिक समाज भी शामिल होंगे, जिसका समापन अगले साल सितंबर में नई दिल्ली में एक भव्य बैठक के रूप में होगा। G20 राष्ट्रों के प्रमुख सहित 30 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है और उनके शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पूरी उम्मीद है। तो यह था आज का डिस्कशन साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने मित्रों के साथ वाइडली शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।